नमस्कार, मैं उमाकांत सोनी आकार लॉ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिविल जज में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर कहा जाता है, के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बारे में मेंस पर्पज में क्या क्या चीज़ लिखना है, मुख्य परीक्षा में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एफआईआर, सबसे पहले इसका क्वेश्चन आता है कि एफआईआर को कहाँ डिफाइन किया गया है। सीआरपीसी के अंतर्गत एफआईआर को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, सीआरपीसी में कहीं पर परिभाषित नहीं है। एफआईआर का प्रावधान या प्रोविज़न या इसके बारे में एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया का प्रावधान 154 सीआरपीसी के अंतर्गत दिया गया है। एफआईआर लॉन्च करना या लेखबद्ध करना, रिकॉर्ड करना, कौन रिकॉर्ड करेगा, किन अपराधों के संबंध में रिकॉर्ड करेगा, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन रहते हैं जो प्री और मेंस दोनों में आपको ध्यान रखना है। इसके लिए एफआईआर सामान्यतः थाने का भार साधक अधिकारी, जिसे हम लोग सामान्य वर्ड में थाना प्रभारी बोलते हैं, उसके द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। प्रैक्टिकली थाना प्रभारी एफआईआर दर्ज नहीं करता, लेकिन मेंस या प्री में आपको जब भी ऑप्शन आए या जब भी मेंस में लिखना हो तो थाने का भार साधक अधिकारी ही लिखना होगा। 2013 के पहले इसमें किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट एफआईआर के संबंध में नहीं था, परंतु निर्भया कांड दिल्ली रेप केस के बाद 2013 में एक अमेंडमेंट किया गया और ये लिखा गया कि महिलाओं के विरुद्ध यदि कोई अपराध किया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की एफआईआर किसके द्वारा दर्ज किया जाए। तो अब वर्तमान में सीआरपीसी में 154 के अंदर प्रावधान है कि महिला के विरुद्ध अपराध के संबंध में कोई भी महिला अधिकारी, जरूरी नहीं है कि वो पुलिस अधिकारी ही हो या कोई भी महिला पुलिस अधिकारी, महिला पुलिस अधिकारी की कोई रैंक होना आवश्यक नहीं है कि वह एसआई हो, कांस्टेबल हो या टीआई हो। महिला पुलिस अधिकारी, और अगर थाने में महिला पुलिस अधिकारी नहीं है तो कोई भी महिला अधिकारी एफआईआर दर्ज कर सकती है महिला के विरुद्ध अपराधों की। आगे, जब भी एफआईआर दर्ज की जाती है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। किसकी? तो हस्ताक्षर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में सूचनादाता, जो इन्फॉर्मेंट होगा, सूचनादाता होगा, जिसने सूचना दिया है, उसके साइन किए करने होंगे। साथ ही साथ थाना प्रभारी के भी साइन होना कंपलसरी है। क्वेश्चन इसमें आता है कि एफआईआर दर्ज कौन करवा सकता है। एफआईआर दर्ज कोई भी व्यक्ति करा सकता है, चाहे वह पीड़ित हो चाहे पीड़ित ना हो। कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकता है, पीड़ित भी करवा सकता है और अपराधी भी क्या एफआईआर दर्ज करा सकता है। तो इसका आंसर है कि एफआईआर अभियुक्त भी करवा सकता है या अपराधी भी करवा सकता है। अगर अपराधी ने एफआईआर दर्ज करवाया तो ऐसी एफआईआर को कौन सी एफआईआर बोला जाएगा? तो उस एफआईआर का नाम है कन्फेशनल एफआईआर या संस्वीकृति कारक एफआईआर। ऐसी एफआईआर सबसे पहले अगनू नगेसिया बनाम बिहार राज्य के केस में दर्ज की गई थी। अगनू नगेसिया बनाम बिहार राज्य के केस में एक अपराधी ने अपने परिवार के कुछ लोगों को मारने के बाद स्वयं ही एफआईआर लिखाने पहुंच गया और उसने जाकर के एफआईआर दर्ज कराया। संज्ञेय अपराध में पुलिस थाना प्रभारी एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य होता है। अगर अपराधी ने भी अपराध करने के बाद प्रथम सूचना थाने में दी है तो उसे एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन ये हुआ कि एफआईआर दर्ज कौन करवा सकता है? पीड़ित, अभियुक्त और उसके बाद आपका कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन। अगर हम रास्ते से जा रहे हैं, हमने जाते हुए देखा एक व्यक्ति ए बी को मार रहा है, तो हम और आप, कोई भी व्यक्ति जाकर के एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अगला इसमें टॉपिक, एफआईआर के संबंध में क्या क्या इसके आवश्यक तत्व हैं। तो एफआईआर में पहला, अपराध के संबंध में जो सूचना होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इंफॉर्मेशन अपराध के संबंध में प्रथम होनी चाहिए। मान लीजिए कई लोग जाकर के एफआईआर लिखवाते हैं, मैंने जाकर के लिखवाया, मेरे पीछे कोई बी नामक व्यक्ति आता है, फिर सी आता है, तो कौन सी एफआईआर मानी जाए? तो जिसकी सूचना पर प्रथम बार थाना प्रभारी
एफआईआर दर्ज करता है वह रिपोर्ट एफआईआर कहलाएगी। कानूनी भाषा में अगर हम समझें तो एफआईआर का मतलब है जो अपराध के संबंध में प्रथम बार थाना प्रभारी को दी जाए और जिसकी सूचना पर थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज कर लिया हो। ठीक, फिर आते हैं थाने के भार साधक अधिकारी को ही दी गई हो। अगला आता है संज्ञेय मामलों के संबंध में एफआईआर दर्ज की जाती है। दो प्रकार के मामले होते हैं, एक संज्ञेय एक असंज्ञेय, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। संज्ञेय मामले क्या हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या हैं, असंज्ञेय क्या हैं। संज्ञेय अपराध सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में बताए गए हैं या तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि है, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम हो गया, SC/ST एक्ट हो गया, तो ये एक्ट खुद ही बताएंगे इस एक्ट के अंतर्गत बताए गए जो अपराध हैं वह संज्ञेय हैं या असंज्ञेय हैं। अगर संज्ञेय अपराध हैं तो एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्यता रहेगी। आगे इसमें आता है बिना वारंट। सबसे महत्वपूर्ण संज्ञेय और असंज्ञेय, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो बेसिक अंतर है वह गिरफ्तारी को लेकर के है। संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, जबकि असंज्ञेय मामलों में पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अगला इसमें आता है कि एफआईआर सामान्यतः लिखित होनी चाहिए, और अगर लिखित नहीं है, कोई व्यक्ति मौखिक जाकर के एफआईआर दे रहा है, तो वहां पर थाना प्रभारी द्वारा उसको लेखबद्ध किया जाना चाहिए। सूचनादाता को जो भी सूचना वो देता है उसे पढ़ करके सुनाना चाहिए, और उसके बाद उसमें सूचनादाता के हस्ताक्षर ले करके और स्वयं के हस्ताक्षर करने के बाद एफआईआर की एक प्रति निःशुल्क अभियुक्त को प्रदान की जानी चाहिए। क्वेश्चन आता है कि वह एफआईआर कहाँ दर्ज की जाती है, तो उसका एक रजिस्टर होता है, जनरल रजिस्टर, जो राज्य सरकार ने तय कर रखा हो। तो राज्य सरकार द्वारा विहित किए गए रजिस्टर में एफआईआर को दर्ज किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ यदि समझें तो एफआईआर संज्ञेय अपराध के संबंध में पुलिस अधिकारी को या थाना प्रभारी को दी गई प्रथम सूचना जो प्रदान की जाती है वही एफआईआर है। ठीक, अगला इसमें एफआईआर ना लिखने पर उपचार। मान लीजिए कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध के संबंध में थाने में जाकर के अपनी सूचना देता है और थाना प्रभारी एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं, तो उसके बाद क्या उपचार है। तो थाना प्रभारी ने यदि एफआईआर लिखने से मना कर दिया हो तो किसी भी व्यक्ति के पास अधिकार है कि धारा 154 सब क्लॉज 3 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अर्थात एसपी पुलिस अधीक्षक को डाक द्वारा या स्वयं जा करके भी वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दे सकता है, प्रथम सूचना रिपोर्ट भेज सकता है। इसके अलावा उपचार जो होते हैं उसे हम समझ सकते हैं कि डायरेक्ट कोर्ट में जाकर के परिवाद भी दाखिल कर सकता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद या शिकायत दर्ज किया जा सकता है। इसके बाद आता है कि एफआईआर कितने प्रकार की। देखिए एफआईआर 3 प्रकार की बेसिकली समझते हैं। पहला है क्रॉस एफआईआर। क्रॉस एफआईआर का अर्थ होता है कि जब एक दूसरे के विरुद्ध एफआईआर किया जाए, जैसे ए ने बी के खिलाफ एफआईआर लिखाया कि इसने मुझे मारा है, और बी ने ए के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया कि ए ने मुझे मारा, बी ने मुझे मारा। दोनों एक दूसरे के खिलाफ जब एक दूसरे के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो इसको बोलते हैं क्रॉस एफआईआर। जब कोई एक ही व्यक्ति कई व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराता है तो उसे कहते हैं मल्टीपल एफआईआर या बाहुल्यतावादी एफआईआर। एक ही मामले में कई एफआईआर जब दर्ज हो जाएं तो उसे बाहुल्यतावादी एफआईआर कहा जाता है। और तीसरा जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का मतलब होता है स्थानीय अधिकारिता के बाहर दर्ज कराई गई एफआईआर। जैसे अगर घटना होती है इंदौर में और घटना के बाद उस पीड़ित को लेकर के जाया जाता है नागपुर में एफआईआर दर्ज हुई, तो चूंकि मामला इंदौर का है, इंदौर के थाना प्रभारी द्वारा एफआईआर दर्ज ना करके नागपुर के थाना प्रभारी द्वारा एफआईआर दर्ज की जाती है तो वह जीरो एफआईआर कहलाएगी। अर्थात स्थानीय अधिकारिता के बाहर जब थाना प्रभारी द्वारा 0 नंबर डाल करके एफआईआर दर्ज की जाती है उसे जीरो एफआईआर कहा जाता है। ठीक, आगे क्रॉस एफआईआर बाहुल्यतावादी एफआईआर में कई एफआईआर हो चुकी। ए ने बी के खिलाफ लगाया, बी ने ए के खिलाफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच ने एक जेड नामक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया, सबने अलग अलग। तो ऐसी एफआईआर का क्या किया जाएगा या किस एफआईआर के आधार पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो इसमें केस था टीटी एंथोनी बनाम केरल राज्य और रमेश चंद्र नंदलाल पारेख बनाम गुजरात राज्य।
इन दोनों केसों में कहा गया कि चूंकि एफआईआर का मेन मकसद या मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है कि अन्वेषण किया जाए, एफआईआर का मुख्य उद्देश्य है अन्वेषण करना। इन दोनों केसों में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि धारा 482 सीआरपीसी में जो अंतर्निहित शक्ति है हाईकोर्ट की, उसके अंतर्गत केवल एक एफआईआर को या प्रथम एफआईआर को छोड़कर बाकी सभी एफआईआर रद्द या खारिज कर सकता है। यह हाईकोर्ट का पावर है, क्योंकि एफआईआर का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन्वेस्टिगेट करना। तो एक ही एफआईआर को रखेगा, बाकी सब एफआईआर को खारिज या रद्द किया जा सकता है। तो ये हमारा एफआईआर के प्रकार, इसको हमने डिस्कस किया। इसके बाद आता है इसका एविडेंसरी वैल्यू क्या है। मेंस के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है कि एफआईआर की एविडेंसरी वैल्यू बताइए। तो एफआईआर का साक्ष्यात्मक महत्व, इसको हम एविडेंस के रूप में कैसे पेश कर सकते हैं? तो इसमें आता है साक्ष्यात्मक महत्व में पहला, यह कोई सारभूत साक्ष्य नहीं है, सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। एफआईआर कोई सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं, क्योंकि यह शपथ पर नहीं दी जाती। दूसरा इसका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 157 में एफआईआर का संपुष्टिकारक प्रभाव होता है। संपुष्टिकारक का मतलब होता है कि जो पहले आपने बोला था वही आप बाद में कोर्ट में आकर के बोलते हैं। जैसे एफआईआर यदि 1 मई को दर्ज हुई और कोर्ट में जाकर के आपने वही कथन 1 अगस्त को कहा, तो आपने जो पहले कहा था वही चीज़ें बाद में जो दोहराया कि मेरे द्वारा एफआईआर में ये कथन कहे गए थे, वो कहलाती है संपुष्टि। तो इसका संपुष्टिकारक प्रभाव हुआ, कॉर्पोरेटिव। दूसरा होता है खंडनकारी। अगर आपने 1 मई की एफआईआर में कहा था कि मैंने देखा है एनएबी को मारा है, और 1 अगस्त को जब कोर्ट बुलाती है तब आपने कहा कि मैंने नहीं देखा था, या मैंने ये नहीं कहा है कि एनएबी को मारा है, मैंने देखा, अगर आपने उसके अगेंस्ट में साक्ष्य दिया तो इसे कहते हैं खंडनकारी। तो एफआईआर का साक्ष्यात्मक महत्व, संपुष्टिकारक, खंडनकारी, 2 प्रभाव होता है। इसके बाद अगर मान लीजिए पीड़ित ने एफआईआर दर्ज कराया और पीड़ित ने एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, उसी घटना के आधार पर या उसी घटना से मृत्यु हो गई, जैसे ए ने बी पर कुल्हाड़ी से मारा और बी ने जाकर के स्वयं एफआईआर लिखाया कि ए ने मुझे कुल्हाड़ी से मारा है, उसके बाद बी की उसी कुल्हाड़ी की चोट की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में उसके द्वारा लिखाई गई एफआईआर अगर बी की मृत्यु हो जाती है तो वह डायन डिक्लेरेशन या मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत मानी जाएगी। अगला है, कोई भी घटना, कोई भी अपराध करने के बाद अभियुक्त का उसके पहले का आचरण और उसके बाद का आचरण, पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती आचरण, जैसे घटना के बाद तुरंत एफआईआर दर्ज हुई कि बहुत देरी से एफआईआर दर्ज हुई, उसके पहले ही जाकर के उसने थाने में उसके संबंध में 2-3 बार शिकायतें दर्ज किया या फर्जी एफआईआर दर्ज करा दिया, तो एफआईआर के संबंध में सेक्शन 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 यह प्रावधान करती है कि पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती आचरण के रूप में भी इसका साक्ष्यात्मक महत्व होता है। ठीक, और एफआईआर को लोक दस्तावेज माना जाता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत। अगला एक क्वेश्चन मेंस पर्पज में, इसमें केस लॉ कुछ हैं उसको डिस्कस कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले नत्थू सिंह बनाम बिहार राज्य का एक केस आया एफआईआर के संबंध में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नत्थू सिंह बनाम बिहार राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट का यह कथन था कि एफआईआर कोई सारभूत साक्ष्य नहीं है, सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, बल्कि यह एक पूर्व कथन है, प्रीवियस स्टेटमेंट है, और प्रीवियस स्टेटमेंट का संपुष्टिकारक या खंडनकारी प्रभाव ही होता है। कॉर्पोरेटिव या रिब्यूटेबल केवल संपुष्टिकारक या खंडनकारी प्रभाव होगा। आगे निशिकांत झा बनाम सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह दर्शित किया कि हर मामले में सामान्यतः अन्वेषण करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले एफआईआर दर्ज करना आवश्यक होता है, परंतु परिस्थितियों को देखते हुए बिना एफआईआर दर्ज किए भी अन्वेषण किया जा सकता है। परंतु यदि प्रारंभिक अन्वेषण के बाद एफआईआर दर्ज करना आवश्यक है, यदि औपचारिक अन्वेषण अभी भी बाकी है। सामान्य नियम है बिना एफआईआर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, परंतु अगर परिस्थितियां दर्शित कर रही हैं कि प्रारंभिक मामला बनता है या नहीं, इसके लिए
प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए तो पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और उसके बाद यदि मामला संज्ञेय है, कॉग्निजेबल है या आगे का इन्वेस्टिगेशन करने के पहले एफआईआर उसमें दर्ज करे। फिर निशिकांत झा बनाम सीबीआई के केस में ये कहा गया प्रारंभिक अन्वेषण के उपरांत एफआईआर दर्ज करना आवश्यक है यदि मामला संज्ञेय है, कॉग्निजेबल है। हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल एवं अन्य और ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश, एफआईआर के संबंध में जो प्रेजेंट में या जो करंट में गाइडलाइन है वो ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का है, 2014 का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हर थाना प्रभारी को संज्ञेय मामलों में एफआईआर दर्ज करने के लिए उनकी बाध्यता है, या एफआईआर दर्ज करना थाना प्रभारी के लिए बाध्यता है। एफआईआर दर्ज करना, संज्ञेय मामलों में एफआईआर दर्ज करने हेतु थाना प्रभारी बाध्य है। यह ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल के केस में कहा गया। ठीक, तो ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिया कि थाना प्रभारी को केवल प्रारंभिक अवस्था में ये देख लेना चाहिए कि मामला संज्ञेय है या नहीं। यदि मामला संज्ञेय है तो वह एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है। पुलिस अधिकारी का या थाना प्रभारी का यह बचाव मान्य नहीं होगा कि आगे इन्वेस्टिगेशन करने के आधार हैं या नहीं है। अगर मामला संज्ञेय है तो एफआईआर दर्ज करना होगा। इसके बाद ए नलासिवन बनाम तमिलनाडु राज्य का केस। कई बार आपने सुना होगा कि एसपी, डीएसपी या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध कर देते हैं या संज्ञेय अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं, तो उनकी एफआईआर कहां दर्ज होगी? यदि एसपी ने, डीएसपी ने या वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कोई अपराध, संज्ञेय अपराध किया हो तो उनकी एफआईआर किनके पास दर्ज होगी? तो ए नलासिवन बनाम तमिलनाडु राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थाना प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज करने हेतु बाध्य है। अर्थात अपराधी अपराधी है, चाहे वह वरिष्ठ अधिकारी हो और चाहे वरिष्ठ अधिकारी ना हो। पुलिस अधिकारी या थाना प्रभारी एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है। तो एसपी, डीएसपी या वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी थाना प्रभारी द्वारा एफआईआर दर्ज की जाएगी। अगला है पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह का एक केस, बहुत महत्वपूर्ण है, मेंस के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस केस में यह कहा गया, जनरली आपने देखा होगा घटना आज होती है, कोई एफआईआर 3 दिन बाद लिखाता है, कोई 4 दिन बाद, कोई 5 दिन बाद, कोई पता चला 6 महीने बाद, कोई 1 साल बाद। तो एफआईआर कोई कभी भी लिखवा सकता है, कोई समस्या नहीं है। परंतु इसमें पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह का एक केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में जो देरी हुई है, विलंब हुई है, इसका क्या प्रभाव होगा। यहां पर 2 प्रकार से समझना है। अगर देरी से एफआईआर लिखाई गई है तो सबसे पहले देखा जाएगा कि देरी किसके कारण हुई है। कई बार पुलिस अधिकारी के कारण होता है और कई बार पीड़ित के स्वयं के कारण होता है। अगर पुलिस की गलती के कारण या पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया है और ये मामला या ये परिस्थितियां, ये तथ्य साबित हो गए कोर्ट में, तो न्यायालय एफआईआर के संबंध में, देरी से जो दर्ज की गई है एफआईआर, उसके संबंध में न्यायालय पुलिस अधिकारी के या थाना प्रभारी के विरुद्ध उपधारणा करेगा कि मामले में कहीं ना कहीं इसकी संलिप्तता है और अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की भी निर्देश या आदेश दे सकता है। और यदि एफआईआर में देरी हुई है पीड़ित के कारण, तो पीड़ित के कारण एफआईआर दर्ज करने में विलंब का प्रभाव होगा कि न्यायालय ये मान के चलेगा, उपधारणा करेगा कि पीड़ित ने अपने मामले को जानबूझ करके या गलत तरीके से पेश करने के लिए देरी किया है, जब तक कि उसका खंडन ना कर दी। तो न्यायालय पीड़ित के विरुद्ध उपधारणा करेगा और ऐसी उपधारणा का जब तक खंडन नहीं, तब तक न्यायालय मान के चलेगा कि मामले में देरी से एफआईआर दर्ज करने का कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई बनावटीपन इसका रहा होगा, या एफआईआर अगर देरी से किया है तो न्यायालय मान के चलेगा, न्यायालय उपधारणा करेगा। पीड़ित द्वारा एफआईआर यदि देरी से दर्ज की गई है तो वहाँ पर न्यायालय उसका स्पष्टीकरण मांगेगा और यदि स्पष्टीकरण पेश नहीं किया जाता है तो न्यायालय उसके विरुद्ध उपधारणा करेगा और ऐसी उपधारणा को खंडित करने का काम पीड़ित का होगा। परंतु यदि महिला के विरुद्ध अपराध है
जैसे रेप, आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी, लज्जा भंग कारित करने का अपराध। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के संबंध में विलंब का स्वतः ही स्पष्टीकरण न्यायालय मान सकता है, क्योंकि सामाजिक कलंक और मानव गरिमा संबंधित अपराध माने जाते हैं। तो महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के संबंध में यदि कोई देरी होती है, ऐसी देरी के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई प्रतिकूल उपधारणा न्यायालय नहीं करेगा, बल्कि न्यायालय मान के चलेगा कि यहाँ पर स्वतः ही स्पष्टीकरण है, अर्थात महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में देरी से एफआईआर का कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक, तो हमने एफआईआर के बारे में मेंस और प्री के हिसाब से क्वेश्चन डिस्कस किया। ठीक, अगली वीडियो में फिर हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,